चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेग। तो वेग किसे कहते हैं आपको मालूम है? वेग, वेग के प्रकार। वैसे वेग तो बता दिया हूं मैं पहले से, चाल और वेग के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज वेग के प्रकार पढ़ेंगे। वैसे वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। तो यही तो वेग कहलाता है। इकाई समय में किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को समय वेग कहते हैं। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर वेग के प्रकार देखने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे वेग के प्रकार। जितना चाल का प्रकार था एग्जैक्ट हूबहू वेग का भी प्रकार होगा। तो पहला क्या है? समान वेग, या बोल सकते हो एक समान वेग। ठीक है ना भाई? एक समान वेग या नियत वेग। क्या बोलोगे? एक समान वेग या इसी को नियत वेग बोलोगे। दूसरा है आपका असमान वेग या परिवर्ती वेग। असमान वेग या परिवर्ती वेग। और तीसरा है आपका औसत वेग। और चौथा है आपका तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। और यही आपका क्या है? तात्क्षणिक वेग और चाल दोनों क्या है? समान है। और ये आपका कल कंप्लीट, मतलब कल ही तो हुआ था ना, कल ही आपको कंप्लीट करा दिया गया है। तो इसको आज यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस ये तीन चीज ही देखेंगे आज यहाँ पर। ठीक है ना भाई? तो ध्यान से देखना यहाँ पर। अब औसत मतलब एक समान वेग या नियत वेग किसे कहते हैं? अब ध्यान से देखना, मैं पहले आपको किससे उदाहरण देकर समझा रहा हूं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना भाई? पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्या होता है एक समान वेग किसे कहते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। नोट कर लिए इसे? हो गया? चलिए अब इधर देखना भाई। चलो इधर पहले देख लो, एक समान वेग या नियत वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो पहले ये बताओ वेग क्या है? वेग सदिश राशि है। इसमें क्या होता है? इसमें परिमाण भी होते हैं और दिशा, दोनों चीज होते हैं ना। तो एक डिफिनेशन इसके इस आधार पर बनेगा, और एक डिफिनेशन ये बनेगा कि यदि किसी चालक में समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, उसे क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे या नियत वेग कहेंगे। क्या? कि किसी चालक या कण या किसी वस्तु में समान समय अंतराल में जो समान विस्थापन होता है, उसे क्या कहते हैं? एक समान वेग या नियत वेग कहते हैं। लेकिन उसमें चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो क्या कहलाता है? एक समान वेग या नियत वेग कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझना। और इसकी दूसरी परिभाषा आप कैसे बताओगे? इसके अनुसार देखो, कोई भी वस्तु है उसमें क्या होना चाहिए? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। लेकिन वो एक समान वेग तभी कहलाएगा जब वो एक ही दिशा में चले, वो भी बिना दिशा को बदले, तब वो क्या कहलाएगा? एक समान वेग कहलाएगा। जिसमें क्या चीज होनी चाहिए? दोनों चीज होनी चाहिए, एक तो परिमाण हो और एक दिशा हो। तो वो क्या कहलाएगा? एक समान वेग तो कहलाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। यह तभी संभव होगा कि वो एक समान वेग तभी कहलाएगा जब वो एक ही दिशा में चले, वो भी बिना डायरेक्शन को बदले, मतलब अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, वो कहलाएगा एक समान वेग या नियत वेग कहलाएगा। अब ध्यान से समझना इसको कैसे होगा एक समान वेग या नियत वेग में। इसकी परिभाषा लिख सकते हो ना, कि लिख दो यहाँ पर? लिख दो? चलो तो फिर पहले परिभाषा ही लिख लेते हैं। देखो कैसा होगा इसका डिफिनेशन। एक डिफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं भाई, कि कोई कण पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो कहलाता है आपका एक समान वेग या नियत वेग। ये आपके सामने दूसरा डिफिनेशन है कि यदि कोई गतिशील कण के परिमाण व दिशा, अब आपको मालूम होगा कि वेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? एक समान वेग कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यह तभी संभव होगा जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करे, तो वो क्या? वो भी
बिना दिशा बदले तब वो कहलाएगा एक समान वेग या नियत वेग। अब डायग्राम से समझना, ध्यान से देखना इधर। देखो चाल में क्या होता है, चाल में क्या होता है जी, चाल एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, परिमाण होते हैं ना। यानी कि ये क्या होता है, एक समान चाल पढ़े हो ना, तो एक समान चाल में क्या होगा, यानी कि उसकी जो चाल है, जैसे मैं मान लेता हूं 10 मीटर प्रति सेकंड, और चाल में सिर्फ क्या होनी चाहिए, परिमाण, यानी कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो एक समान चाल यानी कि एक सेकंड में ये 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है। समझ में आया ना भाई। तो इसकी चाल क्या है, नियत है, मतलब एक समान है, तो वो क्या कहलाती है, एक समान चाल। परिमाण हो गया, इसमें सिर्फ परिमाण होती, दिशा नहीं होती। अब वेग में क्या होता है, वेग में आपकी दिशा भी होती है और साथ में आपका परिमाण भी होता है। अब इसको समझना कि एक समान वेग कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये कोई वस्तु है जो चल रही है सीधी रेखा में, और इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर मुझे दो चीज बताना, आप लोग यहाँ पर चाल को बताना, चाल नियत है कि वेग नियत है, कौन क्या है, नियत है या नहीं। नियत का मतलब बताना है कि फिक्स है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना फिर। यहाँ पर कोई वस्तु जा रही है, सीधी रेखा में गमन कर रही है, ठीक है ना, और उसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आपको चाल और वेग दोनों बताना है कि चाल और वेग नियत है या नहीं। तो चलो बताओ, चाल नियत है कि नहीं, नियत मतलब फिक्स है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। यहाँ वो कोई भी चीज है या वस्तु साधन है, एक सेकंड में 8 मीटर की स्पीड से अपना चल रहा है, जो भी कर रहा है। तो यहाँ पर चाल क्या है, नियत है, वो बदल नहीं रहा है, फिक्स है। समझ में आया क्या भाई। और कहीं तो नहीं दिख रहा है कि 8 मीटर के बाद अपना चाल को बदल दिया। तो यहाँ पर चाल क्या है, फिक्स है। ये बता रहे हैं कि वो एक सेकंड में, पर सेकंड में वो 8 मीटर की दूरी जो भी है तय कर रहा है। तो इसकी चाल क्या है, नियत है। तो क्या इसका वेग भी नियत होगा। अब वेग के लिए दो चीज शर्त है, एक तो परिमाण होने चाहिए, एक तो दिशा होनी चाहिए। तो परिमाण तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 8 मीटर प्रति सेकंड से वो चल रहा है, परिमाण मिल गया। लेकिन मैं बोला कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, तो यहाँ पर इसका वेग भी क्या होगा, यहाँ इसका वेग भी क्या होगा, नियत ही होगा। क्या ये चीज समझ में आया। अब ध्यान से देखना, यहाँ जो अगला बता रहा हूँ उसमें क्या वेग नियत है कि नहीं, बस इसके लिए शर्त बताना आप लोग। ये चल रहे हो आप लोग, आपकी स्पीड है चलो 5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे चलते चलते जाने के बाद यहाँ से मुड़ गए, अभी भी आपकी स्पीड क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। ये आपकी फर्स्ट डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, लेकिन दूसरी बार आप क्या कर रहे हो, मुड़ गए। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज बताना है, आपको चाल भी बताना है कि चाल क्या नियत है और वेग क्या है। तो चलो बताओ, इसमें चाल क्या नियत है। चाल के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, परिमाण। तो देखो, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे तब आपकी चाल कितनी थी, 5 मीटर प्रति सेकंड। जब आप मुड़ गए अभी भी आपकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ चाल क्या है, नियत है। आपको चाल के लिए ओनली सिर्फ परिमाण चाहिए रहता है, वैल्यू चाहिए रहता है, जो कि है। अब यहाँ पर क्या वेग नियत है, क्या वेग नियत है, कैसे पता चला। वेग के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो दिशा, एक परिमाण। परिमाण तो सेम है, एक चीज तो हो गया, दोनों रहेगा तभी लागू होगा अब, ठीक है ना। लेकिन दिशा देखो, यहां तक जाने के बाद ये चला, यहां से वो मुड़ गया, नीचे आ गया ना, तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया, उसका दिशा क्या है, नहीं मिला, मतलब अलग अलग हो गया ना। उसके लिए तो समान दिशा चाहिए होगा, ये एक समान के लिए बात चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नियत नहीं है, ये नॉट इक्वल। समझ में आ गया ना। तो एक समान वेग नियत वेग किसे कहते हैं, समझ में आया। जब समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो कहलाता है आपका एक समान वेग। ये एग्जांपल से शायद आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ में, एक समान वेग किसे कहते हैं। चलिए, दूसरा है आपका वेग के प्रकार में असमान वेग। तो असमान वेग क्या कहलाता है कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण या दिशा, या तो दोनों, परिमाण या दिशा दोनों क्या हो, परिवर्तित हो, तो वस्तु के वेग को असमान वेग कहा जाता है या कहते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे होगा। देखो, ये आप चल रहे हो सीधी रेखा में, समझ में आया, डायग्राम से पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बार जब आप यहां तक चले तो आपकी स्पीड थी 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी बार जब यहां से आप यहां तक चले तब आपकी स्पीड थी, मान लीजिए
7 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरी बार था कुछ और, चलो 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पर आप लोग मुझे बताना वेग नियत है या नहीं है, तो ये इक्वल रहेगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखना, दूसरी कंडीशन है कि आप ऐसे जा रहे हो 5 मीटर प्रति सेकंड से, फिर यहाँ से मुड़ गए 5 मीटर प्रति सेकंड, अभी भी आपकी चाल सेम है। तीसरी कंडीशन है आपकी कि आप जा रहे हो ऐसे फिर मुड़ गए, लेकिन इस बार जो आपकी स्पीड है वो क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड और ये 7 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर भी वेग को बताना है कि ये नियत है या नहीं, तो यहाँ पर भी वेग को बताना है ये नियत है या नहीं, हाँ या ना में पूरे जवाब देना है। तो फर्स्ट कंडीशन को देखो, एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो वेग के लिए क्या चीज चाहिए होता है, दो चीज, एक तो दिशा और एक परिमाण, यही चाहिए होता है। इसको देखो, एक सरल रेखा में जा रही है, मतलब एक सीधी दिशा, एक ही है ना इसकी दिशा, तो यहाँ पर दिशा तो मिल गया, लेकिन क्या इसके परिमाण एक जैसे हैं? पहले बार वो 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगली दूरी को उसने 1 सेकंड में 7 मीटर चल दिया, अगली जो दूरी थी उसको 1 सेकंड में 10 मीटर कर दिया। तो यहाँ पर जो वस्तु का वेग है, मतलब उसका परिमाण क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर वेग क्या होगा, नियत नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, फिक्स नहीं है। क्या फिक्स है, क्या एक ही स्पीड से वो चल रहा है, क्या नहीं है ना, तो वेग नियत नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में देखना कि वो ऐसे जा रहा था 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, दूसरी उसके बाद अपना रास्ता मोड़ दिया, अभी भी उसकी जो स्पीड है कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तब यहाँ पर वेग को बताने क्या ये नियत होगा या नहीं होगा। क्या वेग के लिए देखो, इस बार क्या है, परिमाण तो समान है, समझ में आया ना भाई, पहले जो चला अभी भी 5 मीटर प्रति सेकंड का था, जब वो मुड़ा तब भी उसकी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, दिशा बदल गई, और उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, वेग के लिए दोनों चीज चाहिए होता है, तो यहाँ पर भी वेग क्या होगा, नियत नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में देखो, ये जा रहा था फिर ऐसे मुड़ गया, लेकिन इस बार क्या है, उसकी जो परिमाण है ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, इस बार 7 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस बार परिमाण भी चेंज हो गया और दिशा भी बदल गया, तो यही तो यहाँ भी वेग क्या होगा, नियत नहीं होगा, फिक्स नहीं है। तो वेग के लिए हमेशा दो चीज कॉमन होता है, एक तो दिशा भी होनी चाहिए और एक परिमाण भी होना चाहिए। तो परिभाषा को फिर से देख लीजिए कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण या दिशा, वेग का परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्तित हो, तो वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था, परिमाण चेंज था, ठीक है ना भाई, तो भी वेग क्या होगा, नियत नहीं होगा, भले ही दिशा क्यों ना हो। सेकंड वाले में क्या था, परिमाण समान था लेकिन दिशा क्या था, विपरीत थी, फिर भी वेग क्या होगा, नियत नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में क्या था, दिशा भी विपरीत थी, परिमाण भी विपरीत था, मतलब परिवर्तित था, इस कारण से वेग क्या होगा, नियत नहीं होगा। तो इस प्रकार के वेग को क्या बोलते हैं, असमान वेग या परिवर्ती वेग कहा जाता है। क्लियर हो गया, दूसरा समझ में आया ना। औसत वेग क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, ये सीधा सूत्र को लिख सकते हो, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे में होता है कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये आपका कहलाता है औसत वेग, कुल समय, या ऐसे बोल सकते हो विस्थापन बटे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, और औसत है मतलब एवरेज, ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, x भी से प्रदर्शित कर सकते हो और s से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है ना। s से करोगे तो s लिखना, x से करोगे तो x, और समय के लिए डेल t, और x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1, याद आ रहा है, और डेल t को t2 माइनस t1, ये क्या है, परिवर्तन को बताता है, डेल किसको बताता है, परिवर्तन को। ये x2 से x1 कल आपको ग्राफ में समझाया था ना, तो x2 से x1 के बीच की दूरी यानी कि डेल x, मतलब उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डेल x, और डेल x को क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1, और डेल t यानी कि समय में परिवर्तन यानी कि t2 माइनस t1, तो ये कहलाएगा औसत वेग का सूत्र। तो वेग क्या है, यहां से भी, और इसको और कैसे लिख सकते हो, dx अपॉन dt, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
यानी कि x में परिवर्तन किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सॉरी, ये त्वरण की इसका वेग के लिए, हाँ ठीक है, ठीक है। विस्थापन में समय, इकाई समय में किसी वस्तु के विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। तो यहाँ औसत की बात चल रही है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वास्तव में ये हो क्या रहा है? अवकलन x का, x में परिवर्तन हो रहा है किसकी सापेक्ष? t की सापेक्ष। तो इसमें औसत ही होता है, सॉरी अवकलन ही होता है। तो ये आपका ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया औसत वेग। तो इसमें कुछ नहीं है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल को क्या हो गया, समझ में नहीं है। चलिए, यहाँ आपको एक प्रश्न लिखा है, दिया गया है कि एक व्यक्ति 1 मिनट तक 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ से निकले, यहाँ तक पहुंचे और आपको समय कितना लगा? 1 मिनट, ठीक है ना भाई। और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। क्या ये चीज समझ में आया इतना? और 1 मिनट में आप कितनी चाल से जा रहे हो? 2 मीटर प्रति सेकंड। दूरी नहीं मालूम अभी, इतना दिया वो समझ में आया ना भाई? हाँ, उसके बाद जस्ट लिखा है तथा अगले 2 मिनट तक, 1 मिनट हो गया, अब ये 2 मिनट तक आ जाओ। मान लीजिए ये 2 मिनट तक समय कितना है? 2 मिनट। और 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। होगा कि नहीं होगा? सेकंड में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि यो जो चाल है उसकी वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो 2 मिनट तक 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करता है? वो चलता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर इन सबको पहले मान लेते हैं या कि समय कितना दिया है? समय को 2 समय है, तो एक को मान लेना t1। पहले वाला क्या है? 1 मिनट। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। यहाँ पर तो लिख ही दिया है ये 60 सेकंड, ठीक है ना भाई। या ऐसे लिख लो 60 सेकंड। दूसरा समय, तो पहला जब समय t1 था तब उसकी चाल कितनी थी? चाल यानी कि v1 पहले वाले के लिए है, तो कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? दूसरा समय देखो, दूसरा समय यानी कि t2 कितना है? 2 मिनट, है ना भाई। 2 मिनट है यानी कि 120 सेकंड, ठीक। तब चाल कितनी थी? यानी कि v2 कितना था? 3 मीटर प्रति सेकंड। ये पूरा दिया हुआ है, इतना तक समझ में आया? अब आपको प्रश्न में पूछा है औसत चाल। चलो निकालो औसत चाल। औसत चाल, और औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, या तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होता है ना। तो देखो आपको तो समय दिया हुआ है, दूरी नहीं दिख रहा है। दूरी दिख रहा है क्या? नहीं ना। अब दूरी को निकालना कैसे? अब यहां से पता चलेगा। अब ध्यान से देखना कैसे निकलेगा दूरी। मैं यहां निकाल रहा हूं दूरी को। तो पहली दूरी निकालेंगे पहले के लिए, तो उसको नाम दे रहा है S1। इसके लिए निकाल रहा हूं। अगर तुम 1 सेकंड में 2 मीटर चलते हो तो 60 सेकंड में कितना चलोगे? 120। समझ में आया क्या? यानी कि आप क्या कर रहे हो? समय और चाल का गुणा कर रहे हो। आपको मालूम होगा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब मुझे दूरी निकालना है, ये चाहिए, तो इसको मैं इसके साथ गुणा में कर दूं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे में समय, होगा क्या? अब मुझे पहली दूरी निकालनी है S1, तो चाल और समय का गुणा कर दूं। चाल कितना था? 2, यानी कि v1। समय कितना था? t1। चलेगा क्या इतना? तो मान रखो v1 का मान कितना है? 2, और समय कितना था? 60, यानी कि दूरी पता चल गया 120 मीटर प्रति सेकंड। अब बता सकते हो क्या? 120 मीटर। बस समझ में आया क्या? कैसे निकल गया समझ में? यहां से ही तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि 1 सेकंड में अगर आप 2 मीटर चलते हो तो 60 सेकंड में कितना चलोगे? 120। तो दूरी तो पता चल गया ना, दूरी पता चला ना भाई। उसी प्रकार दूसरे वाले से अगर आप दूरी निकालोगे, ये नीचे का दिख रहा है कि नहीं? देखो तो दिख रहा है ना। तो दूसरा दूरी निकालना है तो ये हो जाएगा v2 इंटू t2, यानी कि दूसरे वाले की चाल। अगर तुम 1 सेकंड में 3 मीटर चल सकते हो तो 120 सेकंड में कितना मीटर चलोगे? तो 12 या 36, 360। कितना हो जाएगा? 3 गुणा 120 यानी कि 360 मीटर। ये निकल के आ गई दूरी। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको इस सूत्र में लगा दो।
औसत चाल, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो कुल दूरी क्या है S1 प्लस S2, कुल समय क्या है T1 प्लस T2। मान को रख दो, S1 और S2 का मान आपके सामने में है 120 प्लस x 360 और T1 और T2 60 और 120। देख लो कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है ना कुल दूरी। यहां से यहां तक की दूरी कितना आ गया 120, यहां से यहां तक की दूरी 360। इधर देखिए आप, तो समय कितना है 60 प्लस 120। इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा, ये जुड़ेगा तो 0 और ये 8 और ये 4 और नीचे में 180। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 से 6 अट्ठे 48, दशमलव में आएगा क्या। अच्छा 3 से इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बच गई जी 2, छोटा हो गया दशमलव लगाएंगे, दशमलव का 0 उतारेंगे 20 बनेगा, 3 छक्के 18। तो इसका जो औसत एवरेज है, मतलब जो औसत चाल है वो कितना है 2.6। चाहो तो आगे और आप बना सकते हो, ठीक है ना भाई। आगे जैसे और हल करेंगे तो कितना है, कितना बचा था 8 था, 3 दूनी 6, कितना बचा था 2, फिर 3 छक्के 18, फिर 2, फिर 3 छक्के, तो मतलब ये जाएगा वैसे खत्म नहीं होगा। तो ये आपका निकल गया औसत चाल। बताओ समझ में आया इसके नहीं है। पहले ये बताओ दूरी कैसे निकला, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से ही पता चल जाना चाहिए था भाई कि अगर आप 1 सेकंड में 2 मीटर चलते हो तो 60 सेकंड में कितना चलोगे, तो 120। समझ में आ गया ना। ये समझो कि अगर 1 रुपए में 2 टक चॉकलेट देते तो 60 रुपए में 1 टक चॉकलेट आई, तो 120 चॉकलेट, मतलब दूरी निकल गया। समझ में आ गया ना। तो कहां समझ भाषा त्वरण, एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर को, तो किसके वेग में, कोई वस्तु, कोई कण या कोई पिंड, ठीक है ना। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ध्यान से समझना भाई आगे इसको। और कैसे लिख सकते हैं कि इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो अगर हम इसका सूत्र रूप में लिखे कि त्वरण बराबर, तो क्या होगा वेग में परिवर्तन, अभी शब्दों में लिख रहे हैं ठीक है ना, बटे क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल बोलो या समय बोलो, ठीक है ना भाई। तो वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय बताता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ए से। और वेग में परिवर्तन मतलब डेल वी, और समय अंतराल मतलब डेल टी, या तो इसको समय अंतराल ऐसे लिख सकते हो, समय अंतराल लिखते हैं ना इतना। अब डेल वी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, V2 माइनस V1, और डेल टी को T2 माइनस T1, तभी तो ये समय अंतराल कहलाएगा, और वो वेग में परिवर्तन। क्लियर है। अब इसका आपको क्या लिखना है, वेग कैसी राशि है, वेग क्या है सदिश, सॉरी त्वरण है, त्वरण किसी राशि है सदिश, क्योंकि वेग में परिवर्तन, तो वेग अगर सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या होगा सदिश राशि होगा। तो त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है। इसका मात्रक लिखना है, इसकी विमाएं लिखनी है, चाहे आप सीजीएस में बता दो या एसआई जिसमें भी बता दो। त्वरण तो वेग में परिवर्तन, तो पहले वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय के लिए फिर क्या लिखेंगे, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मीटर प्रति सेकंड, और ये नीचे का है हाँ होगा, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 बार है तो वेग का मात्रक, और ये जो निकला है वो कौन सा मात्रक है एसआई मात्रक। अगर इसी को मैं सीजीएस पद्धति में लिखूं तो सीजीएस के लिए सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये आपका सीजीएस पद्धति है और ये आपका एसआई पद्धति है, एक लिखना आपको जो अच्छा लगे। यह मात्रक निकल गया। अगर मैं इसकी विमाएं लिखूं तो क्या होगा,
वेग का विमा क्या होता है बताओ? वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। मैं पूरा निकाल के दिखा देता हूँ। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। ठीक है ना भाई? विस्थापन यानी कि दूरी ही, और समय यानी कि टी। अगर टी पलट के ऊपर जाएगा तो एल टी की घात -1। तो वेग का क्या निकल के आया? एल टी की घात -1। और नीचे क्या है? समय। तो समय के लिए फिर क्या हो जाएगा? टी। अगर ये टी पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एल टी की घात -2। चाहो तो m नॉट करके भी लिख सकते हैं। तो ये निकल गया वेग की विमाएं, वेग की मात्रक ऐसे पद्धति में, सीजीएस पद्धति में त्वरण किसका है? त्वरण। और त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है, और ये उसका सूत्र है। तो त्वरण आपको शायद अब समझ में आ गया होगा क्या होता है त्वरण। अब त्वरण के कुछ प्रकार हैं। जितना आप चाल और वेग का देखे थे, ठीक उसी प्रकार त्वरण का भी प्रकार है कि एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तातक्षणिक त्वरण। तो अब त्वरण के प्रकार के बारे में देखेंगे कि त्वरण का प्रकार क्या होता है। त्वरण के प्रकार, पहला है आपका एक समान त्वरण। एक समान त्वरण सभी को पहले लिख लेते हैं। दूसरा है आपका असमान त्वरण। जितना आप चाल में पढ़े, वेग में पढ़े है, वही त्वरण में होगा। तीसरा औसत त्वरण, औसत त्वरण। और चौथा है आपका तातक्षणिक त्वरण। ये 4 प्रकार का आपका त्वरण होता है। तो इसको फट से नोट करो, फिर हम पहला वाला देखेंगे, एक समान त्वरण किसे कहते हैं। एक समान त्वरण, यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, उसे एक समान त्वरण कहते हैं। अब डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से समझना। हम वेग और समय के लिए क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। ये आपका समय है और ये आपका वेग है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो मान लेते हैं कि समय आपका 0 पर, आपका वेग कितना होगा? 0। जैसे ही आप 1 सेकंड में बढ़े तो मान लेते हैं कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। समय किसमें है? सेकंड में। वेग किसमें है? मीटर में। ठीक है ना भाई? फिर दूसरे सेकंड में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20, ऐसे आगे आप जा रहे हो। तो यहाँ पर देखना हो क्या रहा है। तो देखो, जैसे ही आप 0 से 1 में पहुंचे, यानी कि क्या हो गया? 1 सेकंड में कितना आप लोग, सॉरी, ये आपका क्या है? वेग है। उल्टा लिख दिया, ये दरअसल ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे आना था। तो इसको चेंज कर देता हूं मैं, ये लो ऐसे। ठीक है ना भाई? ये आपका समय है। जैसे ही आप 0 से 1 सेकंड में गए तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में आपका वेग कितना था? 5 मीटर। समझ में आया? फिर अगले जैसे ही 1 से दूसरे सेकंड में गए, यानी कि 1 ही तो सेकंड है, 1 ही सेकंड है ना भाई? तो कितना फिर आपने वेग तय किया? अभी भी आपका वेग 5 मीटर है। इसी प्रकार 2 से 3 में गए, यानी कि 1 सेकंड में अभी भी आपका वेग कितना है? 5 मीटर ही। और 3 से 4 में गए, यानी कि 1 सेकंड में ही अभी भी आपका वेग क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हो? 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आप 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहे हो? 5 मीटर। तो देखो परिभाषा क्या लिखो कि समान समय अंतराल में, देखो पहले समय का अंतर को देखो, क्या समय का अंतर सेम है? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, अंतर सेम है। उसके बाद देखना, वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। वस्तु का वेग को देखो, यानी कि वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये रहा परिवर्तन कितना का हो रहा है? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर हो रहा है, हो रहा है नहीं भाई? तो पहले मुझे इसमें ये बताना, क्या यहाँ पर वेग नियत है या नहीं? नियत है। अच्छा, पहले इसे बताओ, ये क्या है? वेग। तो यहाँ पर वेग क्या है? असमान है। वेग क्या है? असमान। कैसे पता चला कि असमान है? देखो, जब आप 0 से 5 तक गए, 5 मीटर तो चले, ठीक है ना? अगले सेकंड में 5 से 10 कर दिए, तो देखो वेग क्या है? असमान है। परिमाण को देखो ना, इसकी वैल्यू को, वेग, वेग है ना, 0 से 5 हो गया, 5 से 10, अगली सेकंड में 10 की स्पीड से वो चलने लगा। लेकिन यहां पर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है,
वो क्या है, समान है। तो किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर त्वरण कितना आया, त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये कैसा है, समान। वेग में परिवर्तन की दर कैसी है, समान, लेकिन वेग कैसा है, असमान। तो वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण। हम त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं, वेग चाहे असमान रहे समान रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ना कि समय 0 से 1 में गया, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले फिर 1 सेकंड में फिर 5 मीटर। वेग अलग अलग है, वेग क्या है उसका, अलग है। तो समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में सब समय के अंतर को देखो, सब में एक है। वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग समान परिवर्तन होता है। जो आपका ये परिवर्तन हो रहा है, देखो सब सेम है कि नहीं, इसको देखो, वेग को मत देखो, उसमें परिवर्तन हो रहा है उसको देखो सेम है कि नहीं। तो वस्तु के वेग में, उस कोई भी हो, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण यहाँ पर क्या है, समान। तो क्या होगा, उसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। ये क्या हो रहा है, परिवर्तन ही तो है, और कैसा है, एक समान। एक समान त्वरण है नहीं भाई, देख लो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो ये क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। अब बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कुछ समस्या कैसे हुआ। ये जो परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन, ये तो उसका परिमाण है भाई, मान है कि जैसे आप 1 सेकंड में 5 मीटर की स्पीड थी, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर स्पीड हो गया, वेग अलग अलग है, वेग क्या है, अलग अलग। बट इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो एक समान है, तो उसे बोलेंगे एक समान त्वरण। समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्या है आपका, असमान त्वरण किसे कहते हैं। तो भाई जस्ट समान का वितरण होगा, समान त्वरण का क्या होगा, विपरीत होगा। तो यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहते हैं। उदाहरण से और ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखना। यह आपका समय है, समय क्या होना चाहिए, समान। 0 से 1, 0 से 1 पर गया, तब उसकी जो वेग था वो कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड। इधर ध्यान से देखिएगा। फिर अगले 1 से 2 में गया, यानी कि समय क्या है, 1 सेकंड ही, तो इस बार उसका जो वेग है वो कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, फिर 2 से 3 में गया, 1 सेकंड ही, तो कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद 3 से 4 में गया, तो फिर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस बार ध्यान से देखना, वस्तु का जो त्वरण निकल गया, ये क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन। अब इसे ध्यान से देखो, क्या वेग में वस्तु का जो परिवर्तन है वो आपको समान दिख रहा है क्या, इससे जस्ट पिछले वाले में आपको 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर दिखा था, क्या यहाँ पर सभी वेग समान है क्या। तो इस प्रकार के त्वरण को क्या बोलेंगे, असमान त्वरण बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या, समय अंतराल सेम रहेगा, बस वेग के चेंज होने के कारण से उसका त्वरण भी बदल गया। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं, और यही तो त्वरण है जो क्या है, असमान है। इससे पहले वाले में आपका समान त्वरण निकला था, ये हो गया असमान त्वरण। क्लियर है। आप अपने हिसाब से वहां कुछ भी एग्जाम्पल लगा लीजिए। औसत त्वरण, तो औसत त्वरण क्या होगा, किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहेंगे, आपका औसत त्वरण कहेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, और एवरेज के लिए ए बी। वेग में परिवर्तन यानी कि डेल वी, और समय में परिवर्तन यानी कि डेल टी। वी के लिए क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1, और टी के लिए t2 माइनस t1। इस चीज को एक तरीके से और लिखते हैं, इस चीज को कैसे लिखते हैं, dv अपॉन dt। ये हो गया आपका औसत त्वरण। क्लियर। फोर्थ नंबर देखें, तात्क्षणिक त्वरण। ये क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण, किसी क्षण विशेष में, मात्र एक शब्द का यूज करना इसमें, क्षण विशेष। तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को, ठीक है ना, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को, क्षण विशेष किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना कल का। हाँ, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं।
क्षण विशेष का मतलब एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। उसमें अगर वस्तु के त्वरण में जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, तात्क्षणिक परिवर्तन, सॉरी तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताया था। ये ए चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तात्क्षणिक, कल बताया था ना, त्वरण है तो क्या हो जाएगा इतना। इसको लिमिट में लिखेंगे, लिमिट टेंस टू जीरो, डेल टेंस टू जीरो, कुछ याद आ रहा है ना। यहाँ इसका मतलब क्या समझते हो कि अगर समय का मान जीरो से भी कम हो जाए, समय का मान जीरो से भी कम हो जाए, वो उसको दर्शा रहा है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है ना। इसको पढ़ने का तरीका होता है कि लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो होता है, और यहाँ पर इसका मान क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। तो इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, या इसको देखो एक तरीका और है, यह औसत है, इसका मान क्या है, ये है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V2 माइनस V1 T2 माइनस T1, इसी को आप लिख सकते हो dV अपॉन dt। ये कहलाता है आपका तात्क्षणिक वेग। ये लिमिट क्या बताता है कि जो समय का मान है वो जीरो से भी अगर कम हो, कम कर दिया जाए धीरे धीरे, तब के लिए दर्शाता है ये आपका तात्क्षणिक। तो ये कहलाता है तात्क्षणिक त्वरण। उम्मीद है भैया सबको समझ में आ गया होगा कि त्वरण क्या होता है, ये त्वरण के चारों प्रकार। लेकिन एक चीज आपको और बता रहा हूँ, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, इसे थोड़ी देर और देख लो, उसके बाद फिर इसको आज का इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है ना भाई। वो भी महत्वपूर्ण है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। चलिए अब इधर ध्यान से देखना, एक चीज और देख लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। अब ये क्या होता है, अब ध्यान से देखना, इधर देखिए भाई, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर अगर छोड़ते हैं तो इसके वेग में क्या होता है, क्रमशः वृद्धि होती है। जैसे यह है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके वेग में क्या होगा, क्रमशः वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो इसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा उसे क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण। अब अगर मैं इसी को ऊपर की ओर फेंकूं वापस, तो क्या लगेगा, इसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा वो कैसे होगा, मतलब ये वापस धरती अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसका वेग नहीं बढ़ेगा। जैसे ऊपर से छोड़ू इसको तो वेग इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो किसी भी मतलब इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कि जब समय के साथ वस्तु के वेग में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, और समय के साथ वस्तु का वेग घटता है उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अगर मैं इसको वापस फिर ऊपर फेंकूं तो जितनी स्पीड से ये मतलब जिस समय से ये नीचे आया था उस समय से वापस ऊपर नहीं जा पाएगा। तो कैसे बोलेंगे, जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसे बोलते हैं धनात्मक त्वरण, और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। अब देखो, जो अब जैसे मैं इसको नीचे की तरफ गिरा रहा हूं, ठीक है ना भाई, तो इस समय के साथ इसका वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक पत्थर को फेंक के देखना और उसी पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंक के देखना, जिस ऊंचाई से आप इसे पत्थर को नीचे डाले रहेंगे उसी से आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक के देखना, उतनी स्पीड से वो ऊपर नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करेगा। तो धनात्मक त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनात्मक त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है। इसे कौन सा त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना होता है ना। ये हो गया धनात्मक का। और अगर इसी को ऋणात्मक त्वरण भी बोलते हैं, कब की कंडीशन में, जब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर करेंगे तो वेग क्या होता है, समय के साथ उतना बढ़ता नहीं है, तो यहाँ पर उसे बोलेंगे ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण या ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे उसे। समझ में आ गया दोनों। तो धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे, जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ जाए। तो उसका उदाहरण है भाई, किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दो ना तो वेग ऑटोमेटिक उसका बढ़ने लगेगा। आप ही ट्राई करके देख सकते हो खुद, अगर मतलब कोई कूदता है छत से तो बहुत जल्दी नीचे आ जा सकता है, आता है ना, लेकिन तो अब वहां पर क्या होगा, उसका वेग समय के साथ साथ बढ़ जाएगा, बहुत आसानी से वो नीचे आ जाएगा। और तो उसे कौन सा त्वरण करेंगे, धनात्मक। और धनात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और उसका मान कितना होता है, 9.8 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ऋणात्मक त्वरण क्या होगा, जो समय के साथ वेग में वृद्धि नहीं होती, वेग नहीं बढ़ता है, ठीक है ना भाई, तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण।
समझ में आ रहा है ना? और उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे तब की कंडीशन में इसका मान में लगा देना माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है भैया। समझ में आ गया धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण? ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यही ओवर करते हैं, फिर कल देखेंगे जो आपके गति के 3 समीकरण है उनका ग्राफीय निरूपण और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है।